नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचिंग पाठशाला में। तो आज हम शेक्सपियर के एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री प्ले रिचर्ड सेकंड को पढ़ेंगे। तो इसके पहले मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस के बारे में। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस से रिलेटेड सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये प्ले सेकेंड टेट्रोलॉजी का पहला प्ले है और इंग्लिश पॉलिटिकल हिस्ट्री के एक क्रूशियल फेज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक हिस्ट्री प्ले नहीं है, बल्कि इसमें स्ट्रॉन्ग ट्रेजिक एलिमेंट्स भी हैं, इसलिए कई क्रिटिक्स इसे एक पोइटिक ट्रेजेडी भी मानते हैं। इस प्ले में शेक्सपियर ने एक ऐसे किंग को दिखाया है जो पावर में तो है, लेकिन उसमें लीडरशिप क्वालिटी की कमी है और धीरे धीरे वह अपनी पावर के साथ साथ अपनी आइडेंटिटी भी खो देता है। इस प्ले की सेटिंग देख लेते हैं। इस प्ले की सेटिंग 14th सेंचुरी इंग्लैंड में है, स्पेसिफिकली रिचर्ड सेकंड के रेन के दौरान। यह एक ऐसा टाइम था जब इंग्लैंड में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ रही थी, किंगशिप का कॉन्सेप्ट चैलेंज होने लगा था और नोबल्स अपने पावर को असर्ट करने लगे थे। इस बैकग्राउंड में शेक्सपियर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं, क्या किंग होना डिवाइन राइट से तय होता है या प्रैक्टिकल पावर से। अब अगर इसके सोर्सेज के बारे में बात करें तो शेक्सपियर ने इस प्ले के लिए मेन सोर्सेज हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल का यूज़ किया है। लेकिन शेक्सपियर हिस्टोरियन नहीं थे, वे एक ड्रामेटिस्ट थे, इसलिए उन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट को नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें एक ड्रामेटिक और इमोशनल डेप्थ दी। उन्होंने रिचर्ड के कैरेक्टर को ज़्यादा पोएटिक, सेंसिटिव और इंट्रोस्पेक्टिव बना दिया, जिससे वह एक ट्रेजिक फिगर बन जाता है। अब इसके ड्रामेटिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। रिचर्ड सेकंड की सबसे यूनिक फीचर है इसका लैंग्वेज और स्टाइल। यह पूरा प्ले ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, जिससे इसका टोन बहुत पोएटिक और एलिवेटेड लगता है। इसमें कोई कॉमिक रिलीफ नहीं है जो शेक्सपियर के कई प्लेज में मिलता है। इसका मतलब है कि पूरा प्ले सीरियस और फिलोसॉफिकल टोन में चलता है। रिचर्ड का लैंग्वेज बहुत पोएटिक और इमोशनल है, जबकि बॉलिंगब्रुक का लैंग्वेज ज़्यादा डायरेक्ट और प्रैक्टिकल है। अब इस प्ले के कुछ मेजर थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो रिचर्ड सेकंड शेक्सपियर के 4 हिस्ट्री प्लेस के ग्रुप हेनरियाड का पहला प्ले है। हेनरियाड में 4 प्लेज आते हैं, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और हेनरी फिफ्थ। यह पूरा सीक्वेंस हाउस ऑफ लैंकेस्टर के राइज को दिखाता है। इस प्ले के अंत में किंग रिचर्ड सेकंड को डिपोज कर दिया जाता है, यानी उसको किंगशिप से हटा दिया जाता है और हेनरी बॉलिंगब्रुक किंग बनता है हेनरी फोर्थ के नाम से। सेकंड है क्राइसिस ऑफ किंगशिप। मिडिवल टाइम में एक कॉन्सेप्ट था डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स, मतलब किंग डायरेक्टली गॉड द्वारा अपॉइंटेड होता था, उसे हटाना मतलब गॉड के अगेंस्ट जाना। रिचर्ड इसी बिलीफ में विश्वास करता है, लेकिन जब बॉलिंगब्रुक उसे हटा देता है तो एक बड़ा सवाल उठता है, अगर किंग गॉड द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है तो उसे कोई कैसे हटा सकता है। यही प्ले का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट है। थर्ड है इम्पैक्ट ऑन हेनरियाड। हेनरी फोर्थ जिस तरीके से किंग बनता है वह पूरी हेनरियाड को प्रभावित करता है। उसकी किंगशिप लेजिटिमेट नहीं लगती, नोबल्स और पीपल डाउट करते हैं, खुद हेनरी फोर्थ भी गिल्ट फील करता है, इसलिए क्राउन उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट है वॉर्स ऑफ द रोजेस। शेक्सपियर के कई हिस्ट्री प्लेस का रिलेशन वॉर्स ऑफ द रोजेस से है। यह एक लॉन्ग सिविल वॉर था। हाउस ऑफ लैंकेस्टर रेड रोज जिनका सिंबल था और हाउस ऑफ यॉर्क जिनका सिंबल था वाइट रोज। दोनों रॉयल फैमिलीज थ्रोन के लिए फाइट कर रहे थे। रिचर्ड सेकंड में यह वॉर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हेनरी फोर्थ यानी बॉलिंगब्रुक लैंकेस्टर लाइन की शुरुआत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट्स लीडिंग टू रिचर्ड सेकंड। अब समझते हैं कि इस प्लेस से पहले क्या हुआ था। किंग एडवर्ड थर्ड बहुत पावरफुल रूलर था। उसके बाद सक्सेशन इस तरह हुआ, उसका बेटा ब्लैक प्रिंस ग्रेट वॉरियर, लेकिन वह पहले ही मर गया। उसका बेटा रिचर्ड सेकंड किंग बना सिर्फ 10 साल की उम्र में। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। रिचर्ड इमेच्योर था, उसने पावर अपने फेवरेट्स को देने शुरू किए। नोबल इससे नाराज हुए। नेक्स्ट पॉइंट है डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। यह प्ले का सबसे इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। डिवाइन राइट ऑफ किंग यानी किंग गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। किंग को चैलेंज करना यानी गॉड को चैलेंज करना। रिचर्ड इसी बिलीफ में स्ट्रांग है और बार बार कहता है कि गॉड उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन रियलिटी में बॉलिंगब्रुक उसे हटा देता है। इससे पूरा बिलीफ सिस्टम शेक हो जाता है। अर्ली परफॉर्मेंस की बात करें तो यह प्ले सबसे पहले 1595 में परफॉर्म हुआ था। इस प्ले में किंग को डिपोज किया जाता है। यह उस समय बहुत रिस्की टॉपिक था। क्यों? क्योंकि उस समय क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उनकी कोई चिल्ड्रन नहीं थी, सक्सेशन अनसर्टेन था, इसलिए एब्डिकेशन सीन इनिशियली प्रिंट में पब्लिश नहीं किया गया, बाद में 1608 में इंक्लूड किया गया। इससे पता चलता है कि यह प्ले पॉलिटिकली सेंसिटिव था। अब हम इस प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है
रिचर्ड सेकंड एक ऐसा किंग है जो पावर में तो है लेकिन उसमें लीडरशिप स्किल्स की कमी है। वह प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले पाता और अपने फेवरेट पर ज़्यादा डिपेंड करता है। वह स्ट्रांगली बिलीव करता है कि उसका किंगशिप गॉड गिवन है, यानी उसके पास डिवाइन राइट है, इसलिए कोई उसे हटा नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे वह पावर खो देता है और अंत में अपनी आइडेंटिटी भी खो देता है, इसलिए उसे एक ट्रैजिक हीरो माना जाता है। सेकेंड कैरेक्टर है हेनरी बॉलिंगब्रुक। हेनरी बॉलिंगब्रुक रिचर्ड का अपोजिट कैरेक्टर है। जहाँ रिचर्ड इमोशनल है वहीं बॉलिंगब्रुक प्रैक्टिकल है, एक्शन ओरिएंटेड है, पॉलिटिकली स्मार्ट है। वह इनिशियली सिर्फ अपनी इनहेरिटेंस वापस लेने आता है लेकिन धीरे धीरे पावर हासिल कर लेता है और किंग बन जाता है। वह रिप्रेजेंट करता है पावर थ्रू एक्शन, नॉट बर्थ। थर्ड कैरेक्टर है जॉन ऑफ गॉन्ट। जॉन ऑफ गॉन्ट एक वाइज और लॉयल कैरेक्टर है। वह रिचर्ड को समझाने की कोशिश करता है कि वह गलत पॉलिसीज फॉलो कर रहा है, लेकिन रिचर्ड उसकी बात नहीं मानता। उसकी फेमस स्पीच इंग्लैंड की ग्रेटनेस को डिस्क्राइब करती है और इनडायरेक्टली किंग की क्रिटिसिज्म करती है। वह रिप्रेजेंट करता है विजडम प्लस पैट्रियोटिज्म, यानी देशभक्ति। चौथा कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ यॉर्क। ड्यूक ऑफ यॉर्क एक बैलेंस्ड कैरेक्टर है। शुरुआत में वह रिचर्ड के प्रति लॉयल रहता है, लेकिन जब उसे लगता है कि बॉलिंगब्रुक का रूल इनएविटेबल है, यानी अब उसे हटाया नहीं जा सकता, तो वह उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वह रिप्रेजेंट करता है लॉ, ऑर्डर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। नेक्स्ट कैरेक्टर है थॉमस मॉब्रे। थॉमस मॉब्रे का रोल मेनली प्ले के बिगनिंग में इंपॉर्टेंट है। बॉलिंगब्रुक उस पर मर्डर का आरोप लगाता है और दोनों के बीच ट्रायल बाय कॉम्बैट होता है, यानी एक डुएल युद्ध होता है। लेकिन रिचर्ड फाइट रोक देता है और दोनों को बैनिश कर देता है। यही इवेंट पूरे प्ले का स्टार्टिंग कॉन्फ्लिक्ट बनता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बिशप ऑफ कार्लिस्ले। बिशप ऑफ कार्लिस्ले एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल कैरेक्टर है। वह स्ट्रांगली अपोज करता है कि किंग को हटाना गलत है क्योंकि वह गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है। वह रिप्रेजेंट करता है डिवाइन अथॉरिटी और मॉरल जस्टिस। नेक्स्ट कैरेक्टर है सर पियर्स ऑफ एक्सटॉन। एक्सटॉन प्ले के एंड में आता है, लेकिन उसका रोल बहुत क्रूशियल है। वह हेनरी की बात को गलत समझकर रिचर्ड की हत्या कर देता है। यह दिखाता है कि पावर चेंज के बाद भी वायलेंस और गिल्ट खत्म नहीं होता। अब इस प्ले की एक्ट वाइज समरी देख लेते हैं। तो एक्ट 1 देखते हैं। एक्ट 1 की शुरुआत एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से होती है, जहां हेनरी बॉलिंगब्रुक और थॉमस मॉब्रे अपने डिस्प्यूट को किंग रिचर्ड सेकंड के सामने लेकर आते हैं। बॉलिंगब्रुक मॉब्रे पर सीरियस आरोप लगाता है, खासकर यह कि उसने ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर की हत्या में भूमिका निभाई है, जो रिचर्ड और बॉलिंगब्रुक दोनों का अंकल था। मॉब्रे इन आरोपों को डिनाई करता है और दोनों एक ट्रायल बाय कॉम्बैट यानी डुएल युद्ध की मांग करते हैं। यह मिडिवल जस्टिस सिस्टम का एक तरीका था, जहां माना जाता था कि जो जीतेगा वही सही होगा। किंग रिचर्ड रिलक्टेंटली इस डुएल को अलाउ करता है और कोवेंट्री में कॉम्बैट की तैयारी होती है। लेकिन जैसे ही डुएल शुरू होने वाला होता है, रिचर्ड अचानक इसे कैंसिल कर देता है और दोनों को बैनिश कर देता है। बॉलिंगब्रुक को 6 साल के लिए बैनिश करता है और मॉब्रे को लाइफ बैनिशमेंट मिल जाती है। यह डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दिखाता है कि रिचर्ड एक इम्पल्सिव और पॉलिटिकली वीक रूलर है। यहीं से प्ले का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अभी देखते हैं एक्ट सेकेंड। एक्ट सेकेंड में शेक्सपियर हमें रिचर्ड के इनर पॉलिटिक्स और इनसिक्योरिटी दिखाते हैं। रिचर्ड एडमिट करता है कि उसे बॉलिंगब्रुक से प्रॉब्लम है क्योंकि वह लोगों में पॉपुलर है। यह जेलेसी और इनसिक्योरिटी दिखाता है। इस बीच आयरलैंड में रिबेलियन की खबर आती है, यानी विद्रोह की खबर आती है, और रिचर्ड वहां जाने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ जॉन ऑफ गॉन्ट, जो बॉलिंगब्रुक का फादर है, डेथ बेड पर है। मरने से पहले वह एक फेमस स्पीच देता है जिसमें वह इंग्लैंड की ग्रेटनेस डिस्क्राइब करता है और इनडायरेक्टली रिचर्ड की क्रिटिसिज्म करता है। लेकिन रिचर्ड इस एडवाइस को इग्नोर कर देता है। गॉन्ट की डेथ के बाद रिचर्ड एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक करता है। वह गॉन्ट की प्रॉपर्टी और वेल्थ को सीज कर लेता है, जबकि वह लीगली बॉलिंगब्रुक की होनी चाहिए थी। यह एक्ट प्ले का टर्निंग पॉइंट है क्योंकि रिचर्ड टायरेंट जैसा दिखाई देता है। पब्लिक सिंपैथी बॉलिंगब्रुक के साथ चली जाती है। बॉलिंगब्रुक को इंग्लैंड वापस आने का जस्टिफिकेशन मिल जाता है और वह आर्मी के साथ इंग्लैंड लौटता है। अब आते हैं एक्ट 3 पर। एक्ट 3 में पावर शिफ्ट क्लियरली दिखाई देने लगता है। जब रिचर्ड आयरलैंड में होता है तब बॉलिंगब्रुक इंग्लैंड में एंटर करता है और रिचर्ड के लॉयल एडवाइजर्स ग्रीन और बुशी को एग्जीक्यूट कर देता है। अब नोबल्स डिवाइड हो जाते हैं।
कुछ बॉलिंगब्रुक को सपोर्ट करते हैं और कुछ अभी भी रिचर्ड के साथ लॉयल रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे बॉलिंगब्रुक की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। जब रिचर्ड को यह सब पता चलता है तो वह मेंटली ब्रेक डाउन करने लगता है, वह डिस्पेयर और सेल्फ पिटी में चला जाता है। यह उसका साइकोलॉजिकल कोलैप्स है। वह अपनी आर्मी को डिसमिस कर देता है और वेल्स के फ्लिंट कासल में रिट्रीट कर जाता है। जब बॉलिंगब्रुक उससे मिलता है तो वह इनिशियली क्लेम करता है कि उसे सिर्फ अपनी इनहेरिटेंस चाहिए। रिचर्ड फाइनली उसकी डिमांड्स मान लेता है और लंदन जाने को एग्री करता है। यहाँ रिचर्ड इफेक्टिवली अपनी पावर सरेंडर कर देता है। अब देखते हैं एक्ट 4। एक्ट 4 में लंदन के पार्लियामेंट में फाइनल डिसीजन लिया जाता है। यहाँ बॉलिंगब्रुक और रिचर्ड के सपोर्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि किंग कौन होगा। ड्यूक ऑफ यॉर्क अनाउंस करता है कि रिचर्ड ने वॉलंटरली थ्रोन छोड़ दिया है। बॉलिंगब्रुक किंग बनने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन बिशप ऑफ कार्लिस्ले प्रोटेस्ट करता है, यानी विरोध करता है और कहता है कि किंग को रिमूव करना डेंजरस और प्रेसिडेंट है, इससे फ्यूचर में क्यों आ सकता है। उसे ट्रेजन के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है एब्डिकेशन सीन। रिचर्ड खुद अपना क्राउन बॉलिंगब्रुक को दे देता है। यह एक सिंबॉलिक मोमेंट है जहां वह अपनी पावर और आइडेंटिटी दोनों खो देता है। इसके बाद उसे प्रिजन भेज दिया जाता है। एक्ट 5 पर आते हैं। एक्ट 5 ट्रेजेडी का फाइनल फेज है। बॉलिंगब्रुक अब किंग हेनरी फोर्थ बन चुका है। ड्यूक ऑफ ऑमरले के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होती है, लेकिन हेनरी उसे क्षमा कर देता है, लेकिन बाकी कॉन्स्पिरेटर्स को पनिश करने की बात करता है। इस बीच सर पियर्स ऑफ एक्सटॉन हेनरी की एक लाइन को लिटरली ले लेता है कि वह रिचर्ड से छुटकारा चाहता है, यानी हेनरी की एक लाइन को वह गलत मीनिंग में ले लेता है कि वह रिचर्ड से छुटकारा चाहता है। एक्सटॉन प्रिजन में जाकर रिचर्ड की हत्या कर देता है। जब वह रिचर्ड की डेड बॉडी हेनरी के सामने लाता है तो हेनरी शॉक और गिल्ट फील करता है। वह एक्सटॉन को पनिश करता है, लेकिन इनडायरेक्टली मानता है कि वह खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। अंत में वह कहता है कि वह होली लैंड की पिलग्रिमेज करेगा ताकि अपने गिल्ट को वॉश कर सके। यह एंडिंग दिखाती है कि पावर मिलने के बाद भी हेनरी पूरी तरह पीसफुल नहीं है। तो चलिए इस प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है रेथ किंडल्ड जेंटलमैन बी रूल्ड बाय मी। यहाँ रिचर्ड दोनों नोबल्स को शांत करने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि लड़ाई बिना खून खराबे के खत्म हो जाए। यह दिखाता है कि वह वायलेंस से बचना चाहता है, लेकिन यह उसकी कमजोरी बनती है क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेता। सेकेंड कोट है वी वर नॉट बॉर्न टू सू बट टू कमांड विच सिंस वी कैन नॉट डू टू मेक यू फ्रेंड्स। यहाँ रिचर्ड अपनी रॉयल पावर दिखाता है कि किंग रिक्वेस्ट नहीं करता, किंग कमांड करता है। वह खुद को अथॉरिटी के रूप में प्रेजेंट करता है, लेकिन उसके फैसले प्रैक्टिकल नहीं होते। इससे पता चलता है कि उसके पास पावर तो है पर सही जजमेंट नहीं है। थर्ड कोट देखते हैं हाउ लॉन्ग अ टाइम लाइज इन वन लिटिल वर्ड 4 लैगिंग विंटर्स एंड 4 वॉन्टन स्प्रिंग्स। यहाँ बॉलिंगब्रुक यानी हेनरी फोर्थ यह कहता है कि किंग का एक छोटा सा वर्ड भी बहुत बड़ा असर डालता है। रिचर्ड के एक डिसीजन से उसकी कई सालों की ज़िंदगी बदल जाती है। यानी जब वो कॉम्बैट होता है और जिसमें रिचर्ड ने बॉलिंगब्रुक को बैनिशमेंट दे दिया था 6 सालों के लिए, तो उस टाइम पे ही वो ये कोट बोलता है कि यह किंग की एब्सोल्यूट पावर को दिखाता है, साथ ही उसके एक डिसीजन से उसकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है, और साथ ही यह भी दिखाता है कि रिचर्ड बिना सोच समझ के फैसले लेता है। फोर्थ कोट देखते हैं दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग, दिस स्केप्टर्ड आइल, दिस अर्थ ऑफ मैजेस्टी, दिस सीट ऑफ मार्स। ये जॉन ऑफ गॉन्ट का कोट है। गॉन्ट यहाँ इंग्लैंड की बहुत खूबसूरत और महान इमेज बनाता है। वह देश को पैराडाइज जैसा बताता है, लेकिन इनडायरेक्टली वह दिखा रहा है कि इतना महान देश एक कमज़ोर किंग के हाथ में है। यह पैट्रियोटिक फीलिंग के साथ साथ रिचर्ड की गलत रूल पर क्रिटिसिज्म भी है। फिफ्थ कोट देखते हैं दैट पावर दैट मेड यू किंग हैड पावर टू कीप यू किंग इन स्पाइट ऑफ ऑल। यह लाइन बताती है कि किंग को पावर गॉड से मिली है, इसलिए वही पावर उसे किंग बनाए रख सकती है। यह बिलीफ दिखाता है कि किंग को कोई आसानी से हटा नहीं सकता। यह डिवाइन अथॉरिटी की सोच दिखाता है। छठा कोट देखते हैं आई हैड फॉरगेट माई सेल्फ एम आई नॉट किंग अवेक द कावर्ड मैजेस्टी द स्लिपेस्ट। ये रिचर्ड सेकंड बोलता है। रिचर्ड यहाँ खुद को याद दिलाता है कि वह अभी भी किंग है। वह खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पता चलता है कि वह अंदर से डर गया है और उसका कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो चुका है। सेवेंथ कोट देखते हैं फॉर गॉड सेक लेट अस सिट अपॉन द ग्राउंड एंड टेल सैड स्टोरी ऑफ द डेथ ऑफ किंग्स।
ये रिचर्ड सेकंड का कोट है। रिचर्ड यहाँ किंग्स की मौत और गिरावट की बात करता है। वह समझता है कि पावर हमेशा नहीं रहती। यह उसकी निराशा और दुख को दिखाता है। वह अपनी स्थिति को अब समझने लगा है। अभी 8th कोट देखते हैं। फॉर विद इन द हॉलो क्राउन दैट राउंड्स द मॉडल टेम्पल्स ऑफ अ किंग कीप्स डेथ हिज कोट। ये रिचर्ड सेकंड का कोट है। रिचर्ड यहाँ कहता है कि क्राउन के अंदर भी डेथ मौजूद होती है। मतलब किंग कितना भी पावरफुल हो वह इमॉर्टल नहीं है। हर किंग का अंत निश्चित है। यह दिखाता है कि पावर टेम्पररी होती है। 9th कोट देखते हैं। हाउ सून माई सोरो हैड डिस्ट्रॉयड माई फेस। ये रिचर्ड सेकंड का कोट है। रिचर्ड यहाँ अपने दुख को व्यक्त करता है और वह कहता है कि सोरो ने उसे बदल दिया है। उसकी हालत अब पहले जैसे नहीं रही। यह उसके इमोशनल डाउनफॉल को दिखाता है। लास्ट कोट है। आई विल मेक अ वॉयज टू द होली लैंड टू वॉश दिस ब्लड ऑफ फ्रॉम माई गिल्टी हैंड। ये हेनरी बॉलिंगब्रुक यानी हेनरी फोर्थ बोलता है। यहाँ हेनरी फोर्थ अपनी गिल्ट को महसूस करता है। वह मानता है कि रिचर्ड की डेथ में उसका भी रोल है, इसलिए वह पिलग्रिमेज पर जाकर अपने पाप धोना चाहता है। यह दिखाता है कि उसे अंदर से शांति नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि ये प्ले आपको समझ में आया होगा। हमने बहुत अच्छे से इसका बैकग्राउंड, कैरेक्टर्स, थीम्स और इंपॉर्टेंट कोट्स देखे। यह प्ले हमें यह सिखाता है कि सिर्फ क्राउन होना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि एक किंग में लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। जब ये क्वालिटीज़ नहीं होती तो धीरे धीरे पावर और आइडेंटिटी दोनों खो जाती हैं। रिचर्ड सेकंड का डाउनफॉल हमें यह भी दिखाता है कि अथॉरिटी और रियलिटी के बीच बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगली वीडियो में हम सेकंड टेट्रोलॉजी के अगले प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1 को पढ़ेंगे, जहां हम देखेंगे कि बॉलिंगब्रुक किंग बनने के बाद किन चैलेंजेस का सामना करता है। तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इंग्लिश लिटरेचर की पूरी सीरीज़ आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए